नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। वक्फ बोर्ड को लेकर नया घमासान छिड़ चुका है क्योंकि खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। तर्क दिया जा रहा है कि 1995 और 2013 में किए गए संशोधन से वक्फ की शक्तियां बढ़ा दी गई। इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा ताकि पारदर्शिता लाई जा सके और जो अनियमितता की स्थिति पैदा हुई है उसमें सुधार किया जा सके। इस बिल के जरिए क्या बदलाव किए जाएंगे ये तो खैर बिल आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अटकलों के बाजार में बयानबाजी खूब देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सीधे तौर पर मुस्लिम भाइयों के अधिकारों के साथ हस्तक्षेप बता दिया। खुद बीजेपी के गठबंधन के साथी जेडीयू के नेता गुलाम रसूल ने आरोप लगा दिया कि वक्फ की जमीन पर सरकार की नजर है। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस ने चुप्पी साधे रखी है। बताया जाता है कि देश में सेना के बाद रेलवे के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, जमीन है, लेकिन उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। हालांकि इस बिल को लाने की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इस बिल के जरिए वक्फ की स्वायत्तता छीनने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ से जुड़े मामलों में गड़बड़ियों का हवाला देकर सुधार की बातें भी कही जा रही है। तो इस चर्चा में जानेंगे कि वक्फ के मामलों में सरकार का हस्तक्षेप कितना सही है, विवादित संपत्तियों के मामलों में किसका तर्क ज्यादा मजबूत है, क्या पूर्व के संशोधनों से वक्फ बोर्ड के अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल हुआ, वक्फ की मौजूदा व्यवस्था में वाकई तकनीकी खामियां हैं या सरकार हस्तक्षेप कर एक नए रास्ते को निकालने की कोशिश कर रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। अब जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या किया जाए, इसलिए ये वक्फ बोर्ड का जो विधेयक है वो लाया गया है। वक्फ बोर्ड के अपने जो कानून है उससे कोई आपत्ति नहीं थी और उसके लिए बाकायदा न्यायालय की व्यवस्था है, लेकिन सरकार हर एक जगह पर ऐसी जगहों पर अड़ंगा लगा रही है, नई नई चीज़ें लाकर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है कि कोई बीजेपी से इस पर सवाल न पूछे कि पेपर क्यों लीक हुए, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार क्यों हो रहा है, ब्राह्मणों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इसलिए ये सब मुद्दे लाए जा रहे हैं। जिस तरीके से वक्फ को लेके आज बिल पेश किया जा रहा है हाउस के अंदर, मैं बेशक वेलकम करता हूं, मगर मैं हाउस के मेंबरान से और भारत के प्रधानमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिस तरीके से तबाह बर्बाद हो रही है, इसको पर भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से भूमाफिया वक्फ को तबाह कर रहे हैं और जो ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं उसको वक्फ बोर्ड में न दिखा के, उसकी पेपर्स को वक्फ बोर्ड से डिलीट करके, वक्फ बोर्ड से गायब करके उसको जाती मिल्कियत दिखाई जा रही है। लिहाजा मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूं कि बेशक आज संसद में जो आप बिल पेश कर रहे हैं ज़रूर बिल पेश कीजिए, मगर वक्फ बोर्ड के हित में रख के और उन लोगों के ऊपर जो वक्फ की संपत्ति पर काबिज हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अधिकार छीनना चाहता है और उनको डरा रहा है, तो वो नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और कहीं न कहीं उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा हुआ था और दुरुपयोग हुआ था। अखिलेश यादव निरंतर सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों के विकास की कोई योजना उनके पास नहीं। चलिए, वक्फ को लेकर तमाम बयानात हमने सुने। एक तरफ कोई इस तरह के जो विचार है उनका समर्थन कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि वक्फ में हस्तक्षेप करना मतलब कि एक संप्रदाय विशेष के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने जैसा है। अब इसी पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हस्तक्षेप होना चाहिए कि नहीं, और अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। हस्तक्षेप करने के लिए उन लोगों से भी विचार करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए जिनसे जुड़ा यह मुद्दा है, या फिर एक तरफा फैसला लेना चाहिए। इन तमाम सवालों पर जवाब लेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से, हेमंत मिश्रा कांग्रेस से, मोहम्मद आजम खान भारतीय मुस्लिम महासभा से नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मोहम्मद आजम खान साहब आप ही के पास आना चाहूँगा। वक्फ बोर्ड में सुधार को लेकर, सुधार का तर्क देकर एक बिल लाने की कवायद की जा रही है, संशोधन करने की कवायद की जा रही है। अभी तो खैर कोई मापदंड फिलहाल तय नहीं हुए कि क्या क्या जो है इसमें फैक्टर्स रहेंगे, लेकिन शुरू से ही इसका विरोध किया जा रहा है। क्या ये ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपने टेलीविजन पे आमंत्रित करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूं आनंदी न्यूज चैनल का और खास करके सभी मेहमानों का। जो ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा है,
मैं स्वागत करता हूं इस बिल का। मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि इस बिल को लाएं और इसमें सुधार हो, क्योंकि अभिषेक जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में सबसे भ्रष्ट अगर कोई विभाग है तो वक्फ बोर्ड है, जहां पर इमामों को लूटा जाता है, मदरसों के टीचरों के साथ बेईमानी की जाती है और करप्शन का बोलबाला है वहां पर। और जितने मतवल्ली हैं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेच करके खा रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मतलब होता है गरीबों का हक। जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसके किराए कहीं 5 रुपए हैं, कहीं 10 रुपए हैं। वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं निकलती। सारे मतवल्लियों को अगर चेक कर लिया जाए, उनकी जांच बैठा दी जाए, तो जो 30 वक्फ बोर्ड हैं उत्तर प्रदेश में, वो सभी के सभी मतवल्ली जेल चले जाएंगे। ऐसे में जरूरत है कि जो गरीब मुसलमान है, गरीब मुसलमानों का जो हक है, जो वक्फ प्रॉपर्टी कर देता आदमी है, उस पर गरीबों का हक होता है, गरीब मुसलमानों का हक होता है, उन तक वो चीज नहीं पहुंच पा रही है। अगर ऐसे में कोई संशोधन, ऐसा बदलाव आ जाए जिससे ये वक्फ बोर्ड के लोग जो संपत्ति को बेच रहे हैं और उस पर कब्जा कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, उनके हाथों से लेकर के आम आदमी, आम मुसलमानों तक उनका हक पहुंचाया जाए। ठीक, दिनेश प्रताप सिंह जी, आपने सुना उन्हें, काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जिन अनियमितताओं का जिक्र किया अभी आदम जी ने, इन्हीं को तर्क देकर कहा जा रहा है कि सुधार की गुंजाइश तलाशते हुए कुछ बदलाव करने के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ आरोप यह भी लग रहा है कि सरकार बिल तो ला रही है सुधार को उद्देश्य बनाकर, पर उन स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा नहीं करना चाह रही जिनकी व्यवस्था में सुधार लाने की बात हो रही है। अब शेख जी देखिए, दुर्भाग्य, अभी ना बिल आया है जी, ना कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों के पेट में दर्द कैसे हो रहा है। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा वाली बात है। और रही बात वर्क बोर्ड की, तो वर्क बोर्ड का एक्ट का जो बना था वो मुस्लिम समुदाय के संपत्तियों को संरक्षण देने के लिए बना था, इसके लिए एक्ट बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आज वर्क बोर्ड जो है वो एक तरह से लैंड माफिया के रूप में तैयार हो गया है। अभी आप अपनी स्टोरी जब बता रहे थे, जब कह रहे थे आज सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वर्क बोर्ड के पास है। कैसे इतने कम समय में इतनी अकूत संपत्तियां कैसे इकट्ठी करी? और था तो संरक्षण के लिए कि कहें इनके मुस्लिम समुदाय की जो संपत्तियां हैं वो संरक्षित रहे। लेकिन कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति रही है उसके कारण आज ये स्थिति पैदा हुई। आप जरा ध्यान दीजिए कि चुनाव की तारीख के सिर्फ एक दिन पहले इस अधिनियम में बदलाव किया जाता है और बदलाव करके उसमें असीमित शक्तियां उसको दे दी जाती हैं कि आप किसी भी संपत्ति पर अगर आज वर्क बोर्ड, आप शेख जी हमारी संपत्ति पे, आलम जी की संपत्ति पे या किसी की भी संपत्ति पे अगर वर्क बोर्ड दावा कर देता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी ना तो कहीं अपील हो सकती है, ना वो जिला न्यायालय में जा सकते हैं, ना वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इवन कि अगर ये वर्क बोर्ड कह दे कि संसद भवन भी उनका है तो संसद भवन भी उनका हो जाएगा। गजब स्थिति है इस देश में। नहीं, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी पावर को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी लैंड के मामले में अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप कोर्ट का रास्ता ले सकते हैं। आप एग्जीक्यूशनरी पावर, जुडिशरी पावर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिल के जरिए ये आरोप लग रहा है आपकी सरकार पे। नहीं, इस एक्ट में क्या है कि अदालत भी इनकी होगी, जज भी इनकी होंगी, सुनवाई भी इनके होंगे, सब कुछ इन्हीं का होगा। आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं इसमें। आप कहीं हायर अथॉरिटी में अपील की आपके पास कोई चारा ही नहीं है। और एक मामला आया था, ये कलकत्ता की एक मुस्लिम महिला की प्रॉपर्टी पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया। वो महिला दर दर भटकती रही लेकिन वो कहीं अपील तक नहीं कर पाई। तो किस तरह का एक्ट है? तो कम से कम जो भी नियम और कानून बने वो सबके लिए एक बने। और यही एनडी गठबंधन के अलायंस के लोग चुनाव में संविधान की प्रतियां लेके घूम रहे थे। तो संविधान तो सबको बराबर का अवसर देता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो।
लेकिन क्या यहाँ पर कहीं किसी के साथ कोई बराबरी करते हुए आपको दिखाई जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है कि आज देश में जो हालात पैदा हो गए हैं। ठीक। आज इतने कम समय में आप 2 गुने से ज्यादा आपके पास संपत्ति कहां से आ गई, ये बताना चाहिए कम से कम। और किसी भी संपत्ति पर सरकार को अफसेट भी या ये आपकी बताना संपत्ति पर चाहिए, सरकार को अपना ड्राफ्ट पहले जनता के सामने लाना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में किस तरह का बदलाव की जरूरत है और क्या क्या बिल्कुल, सरकार देखिए, बिना ये तो सरकार क्या ये करने तो बिना जा रही चर्चा है, के सरकार की मंशा क्या है, सरकार मुसलमानों के बारे में क्या सोचती है, जहां सबके विकास की बात हो रही है। मैं तो खुद स्वागत कर रहा हूं सरकार के इस कदम का, क्योंकि चोरी बेईमानी रुके और लोगों को तक उनका हक पहुंचे। लेकिन उससे पहले ये बात क्लियर हो जाए कि आखिर क्या है, नया वक्फ बोर्ड में क्या कानून आएगा, उससे कैसे और किस तरह से लोगों को लाभ मिलेगा, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। जी, नहीं, बिल्कुल, देखिए, कोई भी आलम जी आप भी जानते हैं कि जब कोई इस तरह का संशोधन होता है तो निश्चित तौर पर चर्चा उस पर होगी। तो ड्राफ्ट तो आने दीजिए, वही तो मैं खुद कह रहा हूं। मेरा दिनेश जी लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव ये के मामला पेट में दर्द होता है। मीडिया में लीक कैसे हो गया? बिल ड्राफ्ट हो रहा है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अलग अलग बड़े बड़े प्रतिष्ठित अखबारों में ये बातें छप रही हैं। मिनिस्ट्री से इतना बड़ा मामला लीक कैसे हुआ? ये तो जानबूझ के लीक किया गया है इस न्यूज को। नहीं, लीक की देखिए, ये एनआरसी में भी हुआ था, सीसीए में क्या हुआ था। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एजेंडे को चलाते हैं सर, बिना उस चीज को जाने और गाइडलाइन तो समझे। अब जाके आई है, वो तो आपने जो बातें खुद कही वो अलग यही चीज तो मैं है। कह रहा हूं। इस पर तो कोई ऑफिशियल मैं यही स्टेटमेंट तो भी नहीं आया कह रहा हूं था। कि उस समय भी लोगों को कैसे, मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक भाइयों को कैसे गुमराह किया जाए, उनको सड़कों पर बैठा दिया गया था। आज समाजवादी पार्टी, एनडी गठबंधन के लोग आज भी ये करना चाहते हैं। दिनेश जी, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कानून बनने के पूरे 5 साल के बाद गाइडलाइंस आई हैं। तो आप अगर कोई नियम ला रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, तो ऐसा है जाहिर कि तौर देखिए, पर 2 चीजें आपसे ये बोलने की बात नहीं है। जब कोई अधिनियम, कोई ड्राफ्ट जब आता है, जब आप उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी ड्राफ्ट अगर आया तो आपको चर्चा तो करनी चाहिए ना, लेकिन आप चर्चा नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, वो एक अलग मुद्दा था, तब उस पर कई बयान भी आए थे पार्टी के नेताओं के, जिसकी वजह से सवाल खड़ा था, उस पर नहीं जाएंगे। खैर, अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुख्तार अब्बास नकवी एक बात कह रहे हैं कि ये जो एटीट्यूड है वक्फ को लेकर हमेशा की, उनको आप छू ही नहीं सकते। उन पर कोई भी अगर कोई संशोधन की बात करे या कोई सुधार की बात करे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से लिया जाता है कि एक सांप्रदायिक आक्रमण हो रहा है उन पे, इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। कितना सहमत है आप इस बात से? आलोक जी। जी, देखिए, सरकार जो वक्फ संपत्ति को लेकर के विधेयक ला रही है, लेकिन पहली चीज तो ये कि ये आप देखिए कि जितनी संपत्तियां हैं बड़ी विवादित हैं। भूमाफिया या प्रॉपर्टी डीलर, इन लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में इन संपत्तियों को बेच दिया है, कुछ ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। तो ये एक विवाद का जड़ है, तो वो एक अपनी जगह है। लेकिन सरकार अगर कोई विधेयक ला रही है तो कई बार क्या होता है, मैंने जो देखा है कि सर, जैसे एनआरसी और सीए वाला मामला था, कि सरकार इस तरह के जब कुछ लाने को होती है तो एक शगुफा सा छोड़ दिया जाता है। जैसे भी आपने कहा कि आखिर ये खबर लीक कैसे हो गई, तो खबर लीक नहीं होती है, लीक कराई जाती है, जिससे एक माहौल पता चलता है कि आखिर इसके प्रति लोगों में क्या माहौल है, क्या छन छन के बातें आएंगी। उसके बाद उसका एक मसौदा तैयार होता है। तो मुझे जो लगता है कि शायद कोई मसौदा बनने का प्रयास हो रहा है कि किस जो जितनी संपत्तियां हैं, जिस तरह से रेलवे या उन विभागों सबसे ज्यादा संपत्ति है और सब बहुत बड़ी संख्या में विवादित है। आप चाहे किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए, बहुत बड़ी संख्या में जिलों जिलों में विवाद उसको लेकर के हो रहा है। कई नेताओं की हत्या तक हो चुकी है उस संपत्ति को लेकर के। तो जाहिर सी बात है, तो ये एक जो विधेयक आना है उसको लेकर के मुझे लगता है कि इसमें एक लोगों को बैठ करके एक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सरकार की तरफ से कि जो है आखिर ये मसौदा हो रहा है, ये नियमावली होगी, इसमें इस तरह का मसौदा तैयार हो रहा है जिसमें ये चीजें होंगी, तो जिसमें कि लोगों में भ्रम की स्थिति ना रहे। लोग जिस तरह से बयानबाजी शुरू हो गई है, अभी कुछ हुआ नहीं है और लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, तो ये एक माहौल खराब करने की स्थिति होती है। तो अगर हम समय से उस चीज को ला दें कि हाँ ऐसा मसौदा बनेगा जिसमें ये चीजें होंगी, ऐसा होगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये मुद्दा एक जो विपक्ष को मिलता है, जो विपक्ष इस मुद्दे को, इस तरह के मुद्दों को हवा देने लगता है। मुझे तो लगता है माहौल थोड़ा पहले से बिगड़ता और दिख रहा है। जेडीयू के जो नेता है गुलाम रसूल
इनके बीजेपी के गठबंधन के साथ ही, उन्होंने सीधा ही विरोध कर दिया है। वो तो उल्टा ये कह रहा है कि वक्फ की संपत्ति पे तो सरकार कब्जा कर रही है, और अगर आपको वक्त के मामलों में हस्तक्षेप करना है तो फिर मठ मंदिरों के मामले में भी फिर कीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ अभिषेक जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जब इस तरह के वक्फ बोर्ड और मठ मंदिर के मामले अलग हैं। इस मामले को अगर आपके गठबंधन के ही साथी ने नेता ने स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि ये बयान इस तरह के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में आप अपने आप को लेके आपने खड़ा कर दिया है वक्फ मामले में। अभिषेक जी, ये सीधे सीधे मासूम मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की बात है। माफ कीजिए, ये सियासत से जोड़ने वाली बात है। इसको सियासत से ना जोड़ा जाए, इसको अगर गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए के साथ जोड़ा जाए, उन इमामों के साथ जोड़ा जाए जिनको 3,000 4,000 तनख्वाह मिलती है और वक्फ की करोड़ों की संपत्ति है, उस पर 5 रुपया या 10 रुपए के किराए पे लोग मकान में रहते हैं जी। अभी तक उनका किराया नहीं बढ़ा है। मदरसों की तनख्वाह जाती है तो कहां से जा पाएगी सरकार? कहां तक इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेगी, जबकि हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ के पास है। अगर वक्फ चाहे और सही ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू वहां से आगे आएगा, और गरीब और पसमंदा जो मुस्लिम समाज है तो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी आपके पास है वक्फ बोर्ड को लेकर, आप फैसले ले सकते हैं, आप फैसले क्यों नहीं ले रहे? आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास रिसोर्सेज है, ये फैसले क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? संसाधन आपके पास उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है, लेकिन हर जहां सियासत है। कौन वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होगा और किसकी हुकूमत होगी, हुकूमत के हिसाब से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बदल दिया जाता है। आखिर वक्फ बोर्ड से और चेयरमैन से, हुकूमत से क्या ताल्लुक? हर आदमी अपना पसंदीदा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रखता है। इस सपा गवर्नमेंट में कोई और चेयरमैन था? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो लोग अपनी श्रद्धा से दान करते हैं अपनी जमीन, इस उम्मीद में कि गरीबों की मदद होगी, जो आपने बयान दिया उसने तो आपकी संस्था की विश्वसनीयता पे ही सवाल खड़े कर दिए। फिर आपको कोई दान क्यों करे? जब जिस उद्देश्य से दान किया जा रहा है अगर उसकी पूर्ति ना हो तो फिर क्या मतलब? तो अब कोई दान करता भी नहीं। जो पहले कर चुके हैं वो खुद भी पछता रहे हैं कि अगर हमने दान ना किया होता और डायरेक्ट उन मुसलमानों को हमने दे दिया होता ये जमीनें, उन गरीबों को बांट दिया होता, उनको बस्ती बना दिया होता, उनकी तनख्वाह निर्धारित खुद करते, तो आज टाइम से उनको तनख्वाह मिलती और मदरसे के टीचरों को भी तनख्वाह मिलती। आप बताइए, एक वक्फ बोर्ड की जो एक मस्जिद होती है उसकी तनख्वाह जो है 7-8 हजार 5 हजार, वो भी टाइम से नहीं मिलती। कहा जाता है वक्फ बोर्ड की कमाई नहीं है। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड वालों ने बेच दिया धांधली करके। उनकी जांच इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि फौरन जैसे ही पार्टी अभी आपने एक बड़ी बात कही कि लोग अब संपत्ति दान नहीं करे। क्या अब ये माने कि अलग अलग राज्यों में भी मुस्लिम समाज की अपनी अपनी जो कम्युनिटीज हैं अब वो उसमें दान कर रहे हैं बजाय वक्फ में दान करने, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा घट गई है? अब बिल्कुल, अब ज़कात फाउंडेशन अलग बन रहे हैं, लोग ज़कात अलग दे रहे हैं। अगर इनके ऊपर विश्वसनीयता होती, विश्वास होता लोगों का, तो सीधे अपने ज़कात का पैसा लोग वक्फ बोर्ड में डालते और वहां से उनकी मदद भी हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं से सरकारें हमेशा से, किसी भी सरकार रही हो, वक्फ बोर्ड के लोगों को अपने साथ लेके चली है। वक्फ बोर्ड के लोग जितने भी बेईमान होते हैं, जैसे ही सरकार बदलती है उनके पास ज्यादा धोखाधड़ी का इल्जाम है, इसलिए वो सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। दिनेश जी, इससे आप पे जवाब चाहूंगा क्योंकि गोरखपुर के ही अदनान फर्रुख अली शाह हैं, इस समय जो है टेम्परेरी अध्यक्ष हैं। उनके ऊपर भी हजारों करोड़ रुपए का इल्जाम है कि उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है और धोखे से बेची है। उनकी जांच भी चल रही है, लेकिन वो तो सरकार में आ गए और सरकार का हिस्सा बन गए, इसलिए उनको बंद नहीं किया जा रहा। ईमानदारी से अगर कार्रवाई की जाए, अभिषेक समय थोड़ा सीमित है, मैं रोक रहा हूं आपको बीच में। दिनेश जी, मेरा सवाल इसी पे है, मतवल्ली जेल में होंगे। जी जो इस मामले को लेकर ओबीसी बड़े विस्तार से बता रहे थे कि किस तरह से एक जो संपत्ति है वो ट्रांसफर की जाती है वक्फ बोर्ड जो दानदाता है उसके थ्रू, कि स्टेट के द्वारा एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, ये पूरा मामला वेरीफाई करता है और उसके बाद उसे इनलिस्ट करने के बाद गजट नोटिफिकेशन स्टेट के द्वारा जारी किया जाता है। तो एक पूरी व्यवस्था स्टेट के अंडर रही है जो रेगुलेट हो रही है वक्फ बोर्ड के साथ साथ।
तो उसी पर देखिए, प्रश्न चिन्ह कहने लगाया के जा ना रहा है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और, इसीलिए तो कहा जा रहा है, जैसा आलम जी ने कहा कि पहले क्या था, पहले वक्त सब में मिले हुए लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सब मिले हुए, चेयरमैन मिला हुआ है, कमिश्नर भी मिला हुआ है, दान जिसकी दे जैसे देते थे। सरकार। दान में अगर मिल जाता था तो बात दूसरी है, लेकिन आप किसी की संपत्तियों को आप फेंक लीजिए। 2009 तक वक्त के बाद 4 लाख एकड़ जो है जमीन थी, और आज 8 एकड़ जमीन उनके पास है, कहां से आ गई? यही तो सवाल है। और जिसकी बात आलम जी कह रहे हैं, एक आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल सीमित है। ये बड़ा सवाल जो उन्होंने उठाया था, जो मुझे भी लगा काफी वैलिड है, जो सालों पुराने जो दानदाता है जिन्होंने वक्त को अपनी संपत्ति जो है ट्रांसफर कर दी है, उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे? वो व्यक्ति अगर जिंदा नहीं हो कैसे वेरीफाई होगा? ऐसे नहीं, देखिए जो भी होता है सबके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबके एविडेंस होते हैं, वो कहीं नहीं खत्म होते हैं। अगर किसी ने दान किया है तो लिखा पढ़ी, अगर उसके कोई अगर मान लीजिए तीसरी पीढ़ी ने दान किया और आज उसकी चौथी पीढ़ी बोलते नहीं हमने तो दान ही नहीं किया, ऐसा नहीं होता। अगर आई डोंट नो, मैं टेक्निकल लीगैलिटी समझता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो इनकार नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड में है। ठीक है, ठीक है। अब माफी चाह रहा हूँ, ये चर्चा यहाँ पे रोकनी पड़ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। समय अब इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। तो वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल लाने की बात हो रही है। अब इस बिल में क्या होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है, और इससे कितना सुधार देखने को मिलता है वो भी अपने आप में काबिल गौर है। क्योंकि इस चर्चा में हमने जो चीज़ देखी कि वो ये निकल के सामने आ रही कि एक संस्था की विश्वसनीयता पर जब प्रश्न चिन्ह लगने लगे तो ये समझना ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।